चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, इस चैप्टर को संपूर्ण पढ़ेंगे। मतलब पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। प्रकाश का प्रवर्तन एकदम सिंपली मैं सारी बात आपको समझा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसकी बहुत सारे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक इसमें क्लियर कराऊंगा। देखो, इस चैप्टर में प्रकाश के प्रवर्तन में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले समझ लो। पहले आपको प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश स्रोत पढ़ना है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं पढ़ना है, प्रकाश की किरण पढ़ना है, किरण पुंज किसे कहते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश का प्रवर्तन और उसका नियम क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण में F=R/2, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में अंतर। उसके बाद देखो, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख बनाना है, क्या ना, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख बनाना है, फिर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखना है, फिर अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये हमें पढ़ना है, वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, फिर चिन्ह परिपटी हमें पढ़ना है, और फिर हमें दर्पण सूत्र पढ़ना है, दर्पण सूत्र ये साबित करने के लिए आवर्धन भी पढ़ना है और आवर्धन में ये सूत्र भी साबित करने के लिए। यानी अगर देखी जाए प्रकाश के प्रवर्तन में लगभग 18 टॉपिक हमें पढ़ना है और इन 18 टॉपिक को मैं एक वीडियो में कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हमें इसमें जानना होगा, चैप्टर का नाम प्रकाश का प्रवर्तन है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। अभी मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ आपको, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश की वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा सोचिए, आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं, अंधेरा होती दिखाई देती नहीं ना, नहीं दिखाई देती। इसके पीछे का रीजन लाइट है। तो लाइट एक ऊर्जा का रूप है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ओके, अब देखो, अब जानना प्रकाश स्रोत है। देखो, प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, जहां से किरणें उत्पन्न होती है उसी को तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास लाइट आ रही है, तो ये कहां से उत्पन्न हो रही है, तो भैया बल्ब के अंदर से उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब वो उसका प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहां से किरणें उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लीजिए कि दिन में सूर्य की किरणें आती है, तो किरणें आ रही है, ओके, ये कहां से उत्पन्न हो रही है, तो सूर्य से उत्पन्न हो रही है, तो सूर्य उसका क्या हो गया, स्रोत हो गया। समझ में आ रही है। मान लीजिए आप क्या किए ना कि मान लीजिए कि आपके पास 2 किलो दूध है। एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए, आपके पास 2 किलो 4 किलो दूध आ रही है रोज, तो कहां से आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका आपके पास स्रोत है कि नहीं है। मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो पैसा भी आने जाने का तो स्रोत होगा ना आपके पास, है कि नहीं। तो जहां से किरणें उत्पन्न होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में सूर्य, चंद्रमा ये सब चलेंगे, लेकिन बल्ब, लंटेन, मोमबत्ती ये सब कौन सा स्रोत है, ये सब मानव निर्मित स्रोत है। कहने का मतलब जो प्रकृति बनाया है, जो भगवान बनाया वो प्राकृतिक स्रोत है, और जिसको मनुष्य बनाया वो हो जाएगा मानव निर्मित स्रोत, ठीक है ना। अब आगे हम देखो क्या पढ़ना है, हम प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश स्रोत पढ़ लिए। अब हमें जानना प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ठीक है ना। देखो, अप्रदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं, देखो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो लाइट उत्पन्न, प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे लैंटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या होती है ना, प्रकाश उत्पन्न करने का काम करती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश अपने में से उत्पन्न कर देती है वो कहलाती है प्रदीप्त। लेकिन जो उत्पन्न नहीं करती है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर कभी उत्पन्न कर सकती है, नहीं कर सकती। बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, पेन हो गया, कलम हो गया, ये सब अपने में से प्रकाश कभी उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त है, जो उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त, ठीक है ना। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखो, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। देखो, वो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जिस लाइन से होकर चलती है, बोल सकते हैं प्रकाश जिस लाइन से होकर चलती है उसी को तो हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। देखो, प्रकाश की किरणें क्या होती है, एकदम सीधी चलती है, सीधी एकदम क्या होती है, सीधी होती है। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एकदम सीधी या सरल रेखा में चलती है। पूछता भी प्रकाश किस रेखा में चलती है, तो बाबू प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में चलती है। अब प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ होती है, आकाश में, मतलब शून्य या निर्वात में चाल होती है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपके किताब में दिया होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। कौन, प्रकाश की किरण। आकाश में सबसे ज्यादा चाल होती है। लेकिन वही अगर पानी में बात करेंगे तो 2,25,000 किलोमीटर की उसकी रफ्तार रहती है। आप शीशा में बात करेंगे तो 2 लाख के आसपास रहती है उसकी किरण, मतलब उसकी चाल रहती है। तो प्रकाश की किरण की जो चाल होती है ना, समय अनुसार बदल जाती है। आकाश में उसका चाल 3 लाख हो जाता है, फिर उसका पानी में चाल 2,25,000 हो जाता है, फिर उसका कांच मतलब शीशा में
चाल कितना होता है? 2 लाख चलाता है। तो प्रकाश की किरणों का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, याद देखिएगा। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस लाइन से होकर चलती है, जिस पथ से होकर चलती है, मतलब प्रकाश जिस रेखा पर चलती है उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब प्रकाश इस रेखा पर चलना शुरू कर दी, ये रेखा क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। और ऐसे ही बहुत सारे जब किरणें मिल जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही जब बहुत सारे किरणें एक जगह क्या होती है, मिल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश, उसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब एक चीज समझो, यहाँ पर मैं भी समझा रहा था प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो बस लिखना इतना है कि किरणें जिस रेखा से चलती है, चाहे प्रकाश जिस रेखा से होकर चलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश जिस रास्ते से होकर चलती है उस रास्ते को हम लोग किरण पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पथ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बता दिया कि प्रकाश जिस रेखा से चलेगी उस हम लोग बोलेंगे प्रकाश का किरण। अब बहुत सारे किरणें जब मिल जाएंगी तो वो कहलाएगा किरण पुंज। क्या कहलाएगा? ये प्रकाश की किरण समझ में आ गई। किरण पुंज किसे कहते हैं? बाबू, जब जब बहुत सारे किरणें क्या होंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी तो वो कहलाता है किरण पुंज। ये क्या है? किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा। गुच्छा जहां पर ढेर सारी किरणें आ रही हो। अब गुच्छा भी 3 तरह का होता है, कोई समानांतर आ सकता है, कोई एक बिंदु से निकल सकता है, कोई एक बिंदु पर आकर निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पर, देखो बहुत सारे किरणों का लिख सकते हैं आप, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पूछता है एग्जाम में, पूछता है कि व्हाट इज बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश का किरण पुंज किरणों का समूह होता है। तो किरणों का जब बहुत सारा समूह लेकर चलेंगे तो वो कहलाएगा किरण पुंज कहलाएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी। अपसारी मतलब फैल जाना, अभी का मतलब एक बिंदु पर आकर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और समानांतर का मतलब एक दूसरे के समानांतर। तो किरणों का समूह उठा लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है यहाँ से, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर बल्ब है। अब ये भैया बल्ब है, तो इस बल्ब से क्या करते हैं? इस बल्ब से एक बिंदु से क्या होगा? किरणें निकलना शुरू हो जाएंगी। ध्यान से जरा आप लोग कवर करते चलिए, ठीक है ना। बस सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए, हाँ वो चलो, हम लोग पढ़ते प्रकार किरण पुंज पढ़ रहे थे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के। अब देखो ये लाइट है, बल्ब है, बल्ब देखे ना, मान लीजिए टॉर्च आपके पास है, और टॉर्च जब बांटते हैं तो एक बिंदु से किरणें बहुत सारा निकल जाती है। निकलती है कि नहीं? देखो ऐसे किरणें क्या होती है? बहुत सारा किरणें यहाँ पर से निकल जाती है। अब बहुत सारी किरणें निकली तो अपसारी, अप का मतलब क्या होगा? एक बिंदु से फैल जाना। तो बोल सकते हैं आप कि ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से किरणें फैल जाती है उससे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। लेकिन अगर सारे किरणें, मान लीजिए कि सारे किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही है, सारे किरणें क्या हो रही है? एक ही बिंदु पर जाकर क्या हो रही है? मिल रही है। देखो यहाँ पर जितना भी किरण है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जितना भी किरण है सब कहाँ आ रही है? एक बिंदु पर आकर मिल रही है। तो ये अभिसारी, अभी का मतलब एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अभिसारी। लेकिन जब किरणें एक दूसरे क्या हो? समानांतर, तो वो कहलाती है समानांतर किरण पुंज। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको समझा दिया किरण पुंज क्या होता है? किरणों का समूह होता है। अब किरणों का समूह तीन तरह से हो सकता है। एक क्या होता है? एक बिंदु से फैल सकता है, एक बिंदु पर आकर मिल सकता है, एक दूसरे के समानांतर हो सकता है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि जब किरणें एक बिंदु से निकल कर फैल जाती है उसे अपसारी, क्या बोलेंगे? अपसारी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब सारे किरणें एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज में क्या होगा? कि इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। तो लिख दीजिए कि ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे कहेंगे समानांतर किरण पुंज, ठीक है ना। ये समझ में आ गई। अब आगे हमें जानना पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? देखो पारदर्शी पदार्थ क्या है समझो पहले। पारदर्शी का मतलब जिसको पूरा आर पार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि दीवार को आप पार कर जाइए, अब दीवार को पार आप कर सकते हो घुस के? उसमें कभी नहीं। देखो प्रकाश जिस वस्तु को पार करती है वो पारदर्शी, और जिसको ना पार करती है वो क्या होती है? अपारदर्शी। और जिसको तनी मनी पार कर जा वो कहलाती है पारभासी। प्रकाश जिसको पार करेगी, आपके पार करने की हम बात नहीं बोल रहे कि आप जो कूद के पार कर गए, तो भैया आप तो कुछ कूद के पार कर जाएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, देखो प्रकाश जिसको पार करेगी वो पारदर्शी,
पारदर्शी, प्रकाश जिसको पार नहीं करेगी वो अपारदर्शी। अब प्रकाश ससुरी जौना का तनी मनी पार कर दिया वो कहलाता है पारभासी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कागज पर लाइट मारूं उसको पूरा आर पार कर जाएगा, इसका मतलब कागज क्या हो गया, वो हो गया पारदर्शी। लेकिन उसी कागज पर अगर तेल लगा कर लाइट मारूं ना तो थोड़ा सा क्या होगा, प्रकाश पार होगा। फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ को ले लीजिएगा, अपने उंगली पर रख कर लाइट आप बारिएगा तो तनी तनी आपको दिखाई देगा इधर किरण आते हुए, तो यहाँ पर खून जो है ना वो पारभासी हो जाएगा। तो जिसको प्रकाश पार कर जाएगी, पूरा पार कर जाएगी, वो कहलाएगा पारदर्शी। और जिसको तनी मनी पार करेगी वो पारभासी है। जिसको तनी को पारे नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। आगे देखो, आगे में जानना प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है। अब देखो बुआ, प्रकाश के प्रवर्तन ही सबसे बड़ी टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर में। यही से क्वेश्चन आपका एग्जाम में करता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं उनको लिखे। चाहे प्रकाश के प्रवर्तन ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं। अब ये सब चीज पर हम लोग फोकस करते हैं जरा सा। देखो बाबू, यहाँ पर समझने वाली बात आ रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक समतल दर्पण होता है। इसमें क्या होता है, एक समतल दर्पण है। प्रकाश के प्रवर्तन में कोई भी दर्पण हम लोग लेकर चल सकते हैं। पहले यहाँ पर समझिए आप ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार है, ठीक है ना, यहाँ पर आप जा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, आप यहाँ पर है। अब ये दीवार है, अब यहाँ से आपको लाइट बारे ना, लाइट बारे तो ससुरी का होगा, आगे हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से किरणें जा रही है और टकरा के फिर वापस लौट जा रही है। तो होता नहीं है किसी भी, मान लीजिए कि हम गेंदा चला दिए दीवार पर, ठीक है ना, हम निशाना करा के आपके नाके पर मार दिए तो क्या होगा, नाके में चिपक जाएगा गेंदा, कभी नहीं चिपकेगा, वो वापस वहां से क्या हो जाएगा, चला आएगा। तो क्या होता है ना, किसी भी वस्तु, जैसे वस्तुएं जाती है वैसे फिर वापस चली आती है। ये आपका शुद्ध करता है किस पर, मतलब कोई भी चीज पर। मान लीजिए चोर है तो चोर भी किसी घर में चोरी करने से पहले वो सोच लेता है कैसे निकलना है, तो जो जाता है वो आता भी है। तो यहाँ से हम लाइट बार रहे तो टकरा कर फिर वापस चली आती है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट आती है तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं, देखो यहाँ से किरणें आ रही है और टकरा कर फिर क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है, ठीक है ना, टकरा कर फिर वापस, देखो ये किरणें आई फिर टकरा कर वापस लौट गई, तो ये कहलाती है प्रकाश के प्रवर्तन। तो लिख सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा के अब फिर वापस आ गई तो इसी घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इतने समझ में आ गई। अब देखो, देखो ये बाबू क्या है ना, प्रकाश की किरण आई, टकरा को वापस लौट गई, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से देखो, यहाँ कुछ चीजें समझने वाली आती है। ये जो किरणें आती है ना, तो आने वाले किरण को हमेशा आप क्या बोलेंगे, आपतित किरण कहेंगे। कौन सा किरण? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और देखो ये आपतित किरण जौना बिंदु पर दर्पण के टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु होता है, ठीक है। मतलब ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे हम यहाँ से, उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब कहते हैं। ये सब टॉपिक आप याद रखिएगा, आकर डिसमिस हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बात क्या हो गई कि आप ये आने वाली किरण, मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण। प्रकाश का प्रवर्तन समझ में आई ना आपको? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं? तो जब किरणें वस्तु से टकरा को वापस लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इसमें आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे उसी का नाम अभिलंब हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो हाई आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और देखो हाई आपका कौन सा, हाई वाला आपका कौन सा कोण हो गया? प्रवर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया। तो प्रवर्तित कोण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन में इन 6 बातों को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण। आई का मतलब हो गया आपतन कोण, आर का मतलब हो गया प्रवर्तन कोण। अब फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु से किरणें टकरा कर वापस लौट जाना प्रकाश का प्रवर्तन कही जाती है, ठीक है ना। अब आप आने वाली किरण को इसमें लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं उसे अभिलंब कहते हैं। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और ये आपका प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें समझ में आएंगी आपको। इतनी पहले आप कंफर्म कर, इतनी बातों आपको समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई ना, आगे बढ़ते हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए
ये आपको समझ में आ गई कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या है और उसमें बिंदु क्या क्या आते हैं। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, फिर से आपको समझिए, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, ससुरी जो खड़ा कर देते हैं, वो अभिलंब कहलाती है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उससे आपतन कोण, और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे यहाँ आपतन कोण कहेंगे। देखो यहाँ पर फिर से समझो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे प्रवर्तन कोण हम लोग कहते हैं। इतनी समझ में आ गई। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ में पढ़ना प्रवर्तन के नियम। प्रकाश में प्रवर्तन के नियम क्या क्या है। अब देखो बाबू, अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या क्या है, जरा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो बुआ, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के लिए और यह प्रकाश के प्रवर्तन की घटनाएं के लिए आपको समतल दर्पण की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के लिए समतल दर्पण बहुत अच्छा होता है। समतल दर्पण जैसे मान लीजिए ऐनक है, ऐनक कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण का एक भाग कलई किया रहता है, ठीक है ना। जैसे आप ऐनक देखिएगा जिसमें आप चेहरावा अपना देखते हैं, ठीक है ना, उस चेहरावा का पीछे वाला जो भाग होता है ना, वो रंगा हुआ होता है। इसके पीछे का ये नहीं होता कि प्रवर्तन, मान लीजिए हम किसी भी वस्तु में अपना चेहरा कैसे देख पाते हैं। देखिए मान लीजिए ऐनक खड़ा कर ली, यहाँ पर ऐनक खड़ा कर ली, अब हमारी चेहरा फेस टू फेस आपको दिखाई देती है। इसके मतलब आपकी जो चेहरा ऐनक में फेस टू फेस दिखाई देती है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि किरणें निकली और उससे टकरा कर फिर आपके पास पहुंची, तभी जाकर देख रहे हैं कि ओ हमारी झुलपिया तनमनी हेने गिरल है। समझ में आ रही है ना। देखो बुआ यहाँ पर तो क्या होता है ना कि मतलब कोई भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब वहां पर प्रवर्तन होती है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर किताब रखा हुआ है, या मान लीजिए आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि किरणें आपके आंखों तक जा रही है, वो आंखों से हमारी तो हमारे हम तक आ रही है, फिर हमसे किरणें आपकी आंखों तक जा रही है, तब जाकर आप मुझे देख पा रहे हैं। मतलब प्रवर्तन होती है, बिना प्रवर्तन के आप देख नहीं सकते हैं किसी को भी। याद रखिएगा, जाएगी टकराएगी। अच्छा मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर दूर नहीं, मान लो कुछ दूरी पर आगे सामान रखा हुआ है, चाहे पत्थर रखा हुआ है, अब लाइट बारे तो आपकी लाइट से निकल कर किरणें गई, उस पत्थर में टकरा फिर आपकी आंख तक पहुंची, तभी जाकर आप उस पत्थर को देख रहे हैं। तो ये होती है प्रकाश के प्रवर्तन, ठीक है ना। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होता है, अभी तक आपको इतनी समझ में आ गई कि आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को प्रवर्तित किरण। ओके, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली किरण है। ये आपतन बिंदु है, इसको नाम दे दीजिए आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु। अब देखो इनके बीच क्या, आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे उसका नाम होता है अभिलंब। इनके बीच जो कोण बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है प्रवर्तन कोण। अब नियम समझना बाबू, अब नियम समझो। पहला नियम, प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम। पहला नियम कि देखो यहाँ पर देखिएगा था, ये आपतित किरण और ये आपका कौन सा हो गया प्रवर्तित किरण, और ये खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है कि नहीं। आपतित किरण भी एक ही बिंदु पर, प्रवर्तित किरण भी एक ही बिंदु पर, अभिलंब भी एक ही बिंदु पर। तो पहला नियम यही होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, चाहे तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। यही पहला नियम होता है। देखो है आपतित किरण, फिर है प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या एक ही बिंदु से संबंधित है। तो ये पहला नियम हो गया। पहला नियम में लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक बिंदु में होते हैं। ओके, लिख लेंगे ना। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है बाबू कि इसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी हई वाला जो कोण होगा इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आई बराबर आर लिख सकते हैं। लिखिएगा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। समझ में आई। फिर से समझो, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम 2 होते हैं। कौन कौन सा, पहला नियम का कोई तीनों को लिखना, तीनों एक ही बिंदु में, कौन सा आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और एक खींचा गया अभिलंब, तीनों एक बिंदु में होते हैं। और दूसरा हाई वाला आपतन कोण प्रवर्तन कोण में क्या होता है, बराबर, अर्थात आई बराबर आर। तो ये 2 होते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। चलिए इतना आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ना में प्रतिबिंब पढ़ना। प्रतिबिंब इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब देखो 2 तरह से बनते हैं। एक मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो आपको रियल दिखाई देती है, रियल का मतलब वास्तविक हो गया, ठीक है ना, वास्तविक हो गया। एक ऐसा प्रतिबिंब जिसको आप आभास करते हैं। जैसे सुबह के समय आप सूर्य के सामने खड़े होखिएगा तो आपका लंबा लंबा प्रतिबिंब दिखाई देगा, लंबा लंबा, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि हमारा प्रतिबिंब है। हाँ, आपके संग वो चलेगा लेकिन क्लियर नहीं है कि वो आपका प्रतिबिंब, पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो जिस प्रतिबिंब को हम लोग आभास करते हैं वो आभासी प्रतिबिंब, और जिसको रियल में देख पाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे आप फिल्मों में देखिएगा, फिर पर्दों में क्या देखते हैं ना, पर्दों में आपकी चेहरा रियल दिखाई देती है। मान लीजिए भोजपुरी की बात करते हैं, खेसारी लाल का पिक्चर एकदम रियल दिखाई देती है, मतलब ऐश्वर्या राय का पिक्चर एकदम रियल दिखाई देती है, रानी चटर्जी का पिक्चर एकदम रियल दिखाई देती है। पिक्चर फिल्म की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो रियल दिखाई दे रही है, इसका मतलब वास्तविक हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये लाइट आ रही है, लाइट की वजह से देखो मेरा प्रतिबिंब बना है पीछे, देखो ना ये वाला प्रतिबिंब बना है, मेरा हाथ भी हिल रहा है। तो ये प्रतिबिंब कौन सा, देखो मुझे पहचान लेंगे क्या इसमें, नहीं, हाँ हम हिल रहा है तो ये भी हिल रही है, तो ये आभासी हो गया। अब वो हो गया वास्तविक। फिल्म में जो प्रतिबिंब बनती है वास्तविक होती है, कैमरे में जो
प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक हो जाती है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरण। देखो यहाँ पर क्या हो रही है, आप मेरा प्रतिबिंब कैसे बन रही है, तो भैया किरणें आ रही है, तो किरणें जहां से आ रही है वो बिंदु स्रोत हो गया ना। तो बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें जब दर्पण से प्रवर्तन करती है और वो वास्तव में प्रतिबिंब बनाती है, चाहे आभास कराती है, तो वो कहलाता है वास्तविक, वो कहलाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में दोनों चले आएंगे, वास्तविक और आभासी। तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में टकराती है, चाहे आती हुई प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मेरा प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रही है अभी, यहाँ पर पीछे देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई दे रही होगी ब्लैक टाइप का, देख रहे हैं ना, ये वाला प्रतिबिंब मेरा है। अब कैसे हो रही है, तो बिंदु स्रोत से किरणें आई और टकरा के प्रवर्तन के बाद जाके वही पर टकरा जा रही है, बॉडी पर टकरा जा रही है, जिसके कारण से मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रही है, तो इसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से किरणें आकर जब टकरा कर प्रवर्तन करके जिस बिंदु पर टकरा जाती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, वही कहलाता है, उसका प्रतिबिंब कहलाता है। समझ में आ रही है, किरण, क्योंकि किरण स्रोत से नहीं, प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर हम तक टकराएगी। जैसे मान लीजिए आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो मान लो सूर्य की सुबह के समय आपका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है लंबा लंबा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि सूर्य की किरणें आई, आपसे टकरा कर फिर जाकर नीचे टकरा गई है, तो अब जाकर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो बोल सकते हैं कि जब किरण स्रोत से किरणें आकर हमसे टकराकर और फिर वो जिस बिंदु पर टकराती है, यानी किरण स्रोत से किरणें आकर प्रवर्तन कर रही है, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर टकरा जाएगी वही हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन वहां शर्त ये होता है कि अगर रियल में टकराएगी तो वास्तविक, आती हुई प्रतीत होगी तो वो आभासी हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझो यहाँ पर प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो बोल सकते हैं वास्तविक का मतलब क्या है, जहां वास्तव में प्रतिबिंब बने। तो लिख सकते हैं कि बिंदु स्रोत से या मतलब किसी भी स्रोत से किरणें जब आती है और प्रवर्तन की घटनाएं घटती है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सूर्य है, ठीक है ना, ये मान लो सूर्य देवता है। अब यहाँ पर कोई आपका किताब रखा हुआ है, ओके, मान लो ये आपका किताब रखा हुआ है। अब किरणें यहाँ से चली और टकरा कर फिर यहाँ पर टकराई, तो यहाँ पर आपका किताब दिखाई देगा। अगर वास्तव में दिखाई देगा सेम टू सेम, तो समझिए वास्तविक प्रतिबिंब। अगर आभास हो रहा है कि भाई किताब है, इसका मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो किसी भी स्रोत से किरणें टकराएंगी फिर प्रवर्तन की घटनाएं होंगी, क्योंकि प्रवर्तन मतलब क्या, टकरा कर वापस लौट जाना, ये तो प्रवर्तन होता, अभी तो पढ़े थे आपको ना। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से किरणें आकर वस्तु से प्रवर्तन करने के बाद जिस बिंदु पर टकराती है तो वो प्रतिबिंब कहलाती है, ठीक है ना। जिस बिंदु पर वास्तव में टकराएगी वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते जैसा, अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना हमें सीखना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखना है। तो बाबू देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए ये मान लो समतल दर्पण का एक भाग क्या होता है, कलई होता है, ठीक है ना। तो समतल कलई छोड़ो, उससे में क्या मतलब है, देखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछे चाहे फोकस दूरी पूछे कितना होता है, याद देखिए ऑब्जेक्टिव में इस बार क्वेश्चन किया था, अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी त्रिज्या ये सब कितना होता है, अनंत होता है। यानी अवतल दर्पण की एफ या आर सब क्या होते हैं, अनंत होते हैं। अब देखो समतल दर्पण की खासियत होता है, मान लो कि यहाँ समझो, यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दिया। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, अगर किरण हम लोग लंबवत डालेंगे तो क्या होता है, वो किरणें बिना मुड़े एकदम सीधी निकल जाती है। यानी यहाँ पर आपतन कोण जो होता है ना, यहाँ पर आपतन कोण भी जीरो होता है और प्रवर्तन कोण भी क्या होता है, इसका जीरो हो जाता है। तो आपतन कोण की खासियत होती है, बोले समतल दर्पण की खासियत होती है, यहाँ पर लंबवत किरण डालेंगे तो क्या होती है भाई, उसी पथ से वापस लौट जाती है। उसी पथ से वापस लौटने का मतलब देखो फिर से समझो, यहाँ पर समतल दर्पण में क्या होता है, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। अब यहाँ से लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाकर डाल दिए, तो जिस मार्ग से आई हुई रहती है किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा। समतल दर्पण में यदि लंबवत किरण डालेंगे तो बिना मुड़े वो क्या करती है, अपने ही पथ से वापस निकल जाती है। यहाँ पर आई का मान 0 होता है, जब लंबवत डालेंगे तो आई का मान मतलब आपतन कोण का मान 0 और प्रवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, 0 होता है। ओके, इतनी समझ में आ गई होगी। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, जैसा इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो बुआ, अच्छा मान लो कि यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दी है, मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बांस गाड़ दिया, ये वस्तु है। अब यहाँ से किरणें टकराएंगी, ठीक है ना, समझना ध्यान से, समझना, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझिए, ठीक है। अब देखो, तो आपको भी जानना है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्या किरणें चली और टकरा कर फिर वापस लौट गई, लौटी कि नहीं लौटी, अब लौट गई, ये किरणें चली है फिर टकरा कर वापस लौट गई। यहाँ पर आप लंब डाल दीजिएगा क्योंकि प्रवर्तन घटनाएं घटनी चाहिए। तो हई किरणें होती है ना, थोड़ा सा पीछे आती हुई प्रतीत होती है और यही पर क्या होता है, ये भी इसका प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा नीचे प्रतिबिंब बन गया। समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु को आप जितना आगे ढकलेंगे उतना पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब जो होता है ना
उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब मैं खड़ा हूं तो इसका क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मान लो कि इसका नाम ओ देते हैं, ओ एक वस्तु मैंने खड़ा किया तो इसका प्रतिबिंब नीचे बन जा रहा है, तो ये होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में अगर वस्तु को मान लो 3 किलोमीटर आगे ढकेल रहे हैं तो 3 किलोमीटर नीचे पीछे की ओर प्रतिबिंब बनेगा। इसमें क्या होता है, इसका दूरी सेम होता है, यहाँ से वस्तु की दूरी अब बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। यानी यहाँ पर ये मान लो u एक वस्तु है और प्रतिबिंब भी है, तो दोनों में बराबर का संबंध होता है। और कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है, तो बराबर का संबंध होता है। इस पर मैं इसलिए गौर करा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, इसलिए बाबू समझ लो, बहुत काम की ये चीजें है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे ढकलेंगे उतना प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, और इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सेम होती है। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हूं तो हमारा टंगड़ी ऊपर कर दिया, मुड़ी नीचे कर दिया, नहीं। इसमें भी क्या होता है, अगर इसका मुड़ी ऊपर है तो इसमें भी इसका मुड़ी क्या होगा, ऊपर ही रहेगा। यानी देखिए क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है। बनता तो नीचे की ओर दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन प्रतिबिंब हमेशा आभासी इसमें बनता है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या लिखेंगे, तो पहली विशेषताएं आप लिख सकते हैं समतल दर्पण की कि जब यहाँ पर लंबवत किरणें डालती है तो उसी पथ से वापस लौट जाती है। दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं कि इसमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सेम होती है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, इसमें बना प्रतिबिंब एकदम आभासी हो। तो समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, फिर से एक बार समझो। देखो इसमें किरणें जैसे ही लंबवत डालेंगे कि वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इसकी विशेषता होती है। जैसे इसमें लंबवत किरणें डालेंगे फिर वो उसी मार्ग से वापस किरणें लौट जाती है, ठीक है ना। देखो समतल दर्पण, मान लो समतल दर्पण यहाँ पर किरणें लंबवत डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये समतल दर्पण की विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता है जिस मार्ग से लंबवत डालेंगे तो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और दूसरी विशेषता है इसमें वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार के बराबर होता है, और साथ में इसकी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है लेकिन सीधे बनता है। सीधा का मतलब क्या, मान लो हम ये खड़े हैं तो खड़े हैं तो मतलब हमारे मुड़ी ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि उसमें टंगड़ी ऊपर कर देगा, इसमें एकदम उल्टा नहीं चलेगा। अगर ये खड़ा है तो इसमें प्रतिबिंब भी खड़ा ही बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब आभासी बनता है। तो क्या क्या लिखेंगे, पहली बात है आपको लिखना क्या, पहली बात लिखना है कि इसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। दूसरी बात है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं इसमें कि प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है और आभासी बनता है, ये आप लिख सकते हैं। और जितना वस्तु को आगे रखेंगे उतना इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, ये अंतर है, ये आप लिख लीजिएगा, इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमें गोलीय दर्पण को समझना है। बुआ गोलीय दर्पण को हम लोग समझते हैं, गोलीय दर्पण क्या होती है। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण क्या होती है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होती है। क्या होती है, स्फेरिकल मिरर क्या होती है, खोखले गोले का भाग होती है। अब देखो ये खोखला गोला है जिसमें परिवर्तन क्रिया करते हैं, पूछिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो लिखिएगा गोलीय दर्पण उस गोले को कहते हैं जिसका गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसकी कोई प्रवर्तक सतह होती है। मतलब गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसमें प्रवर्तन की क्रियाएं होती है। देखो गोलीय दर्पण के जब बाहरी सतह को आप रंगेंगे तो वो बनेगा आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण वो बन जाएगा, याद रखिएगा कौन सा दर्पण, अवतल। और जब उसकी भीतरी सतह रंग देंगे तो वो बनेगा आपका उत्तल दर्पण, याद रखिएगा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, मतलब सी कहते हैं। और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, पी कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और मध्य बिंदु के जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको आर के नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये जो रेखा है ना, इस रेखा का नाम होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या नाम होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष नाम होता है। बाबू समझ लो फिर से एक बार, कहने का मतलब क्या, किसी भी गोले के जब बाहरी सतह को रंगेंगे तो अवतल, और उसके जब भीतरी सतह को रंगेंगे तो क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बनेगा। अब कोई भी दर्पण हो उसके बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं, और केंद्र गोले के जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र के हम लोग नाम से जानते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और साथ में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो लाइन खींची जाती है उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या स्फेरिकल या उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, याद रखिए इसको, ठीक है ना। अब देखो आगे समझा रहा हूँ, आपको समझना है यहाँ पर ध्यान से। अगर मान लेते दर्पण उत्तल हो अवतल हो तब क्या होगा, इनमें अंतर क्या, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा वेट करिए। देखो पहले फिर से समझो, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसमें प्रवर्तन की क्रियाएं होती रहती है, जिसमें क्या होती है, एक प्रवर्तक की सतह होती है। प्रवर्तन सतह मतलब आना, टकरा कर लौट जाना, यही तो प्रवर्तन होता है ना। अब देखो गोलीय दर्पण का जो बीच वाला केंद्र होता है, केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण का जो बीच वाला
भाग होता है उसको ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच वाले भाग को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और साथ में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो लाइन खींची जा रही है, इस लाइन को हम लोग इस लाइन को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इतनी समझ में आ गई। अब इस सबको पिक्चर जैसा अलग अलग मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो किसी भी खोखले गोले का जब बाहरी सतह आप रंगेंगे तब वो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। अवतल दर्पण में परिवर्तन हमेशा अंदर की ओर होता है। मान लो ये प्रधान अक्ष आपका, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया, तो इसके बीच वाला जो रेखा है ये क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा। इसको वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। ये प्रधान अक्ष के समानांतर जब किरणें चलती है ना तो टकराकर जब वापस लौटती है और जिस बिंदु से लौटती है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच वाले भाग को फोकस दूरी कहते हैं। मान लो कि हमारा ये दर्पण है, तो जब प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के जब किरणें समानांतर डालेंगे तो प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से ये टकराते हुए आ रही है ना, इस बिंदु का नाम फोकस पड़ जाता है। पूछता भी होता है दर्पण का फोकस किसे कहते हैं, तो आप लिख लीजिएगा सिंपली कि जब किरणें, लिखिए कैसे लिखना है कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से टकराती है तो प्रवर्तन के बाद जौना बिंदु से टकराती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच वाले भाग को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी के स्मॉल एफ से सूचित कर जाती है। देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक हो जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में धनात्मक चली जाती है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पर ध्यान से। देखो बुआ, अब यहाँ तक मैंने आपको समझ, उत्तल दर्पण में भी यही होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर वाला सतह रंगा हुआ आता है, तो इसमें जो प्रवर्तन की क्रिया होती है ना बाहर से हो जाती है, ठीक है ना। जैसे इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका दर्पण है, ये अंदर से रंगा हुआ है, तो इसमें अंदर से रंगा हुआ है तो प्रवर्तन तो अंदर से होगा नहीं, इसमें प्रवर्तन कहाँ से होती है? बाहर से होती है। ये किरणें आई, टकरा कर वापस लौट गई, तो यही थोड़ा सा पीछे आती हुई प्रतीत होती है। प्रधान अक्ष पर टकराएगी, इसी को मतलब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से टकराएगी उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच वाले भाग को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना बुआ। क्या होता है? उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, आभास होती है, लेकिन अवतल दर्पण वास्तव में आकर मिल जाती है। तो समानांतर किरणें जब गुजरेंगी ना तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु का नाम फोकस पड़ जाता है। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? ये अवतल ये उत्तल, दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर देखो लिखना है। पहला अंतर आपको लिखना है कि ये इसमें क्या होता है? खोखले गोले को बाहरी सतह से रंगेंगे तो अवतल दर्पण बनता है, जब खोखले गोले को भीतरी सतह से रंजित करेंगे, रंगेंगे तो उत्तल दर्पण बन जाती है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में प्रवर्तन अंदर से होता है, लेकिन उत्तल दर्पण प्रवर्तन क्या होता है? प्रवर्तन जो होता है ना बाहर से होता है, बाहरी से इसमें हो रही है, इसमें अंदर से हो रही है। तो दूसरा अंतर ये होगा। तीसरा अंतर बाबू आपको क्या लिखना है? तीसरा अंतर आपको लिखना है कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और, ये अंतर हो गया। अब एक क्वेश्चन के उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? देखो वो आप देखिएगा, जो वाहन होते हैं ना, जो गाड़ी होते हैं, उनके साइड वाले में 2 ऐनक लगा रहता है। पहले लोग क्या करता था, साइकिल में भी 2 ऐनक लगाइले रखता था ताकि आगे पीछे से देखते रहेगा कौन वहां तो नहीं रहा है ना। देखो तो जो हम लोग साइड मिरर के रूप में दर्पण यूज करते हैं उत्तल दर्पण होता है। क्यों यूज करते हैं? इसके पीछे का रीजन है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, मतलब दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट ढकेल के बना देता है साहब, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होगा। और दूसरी बात है क्या कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। कैसा बनता है? सीधा बनाता है और छोटा बना देता है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य में या पीछे देखने के लिए क्यों करते हैं, चाहे वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? तो आंसर लिख लीजिए फटाक से कि उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षमता ज्यादा होती है और ये किसी भी वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाकर दिखा देती है। इसी कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग करते हैं, या पश्च दृश्य के रूप में करते हैं, या पीछे देखने के आईने के रूप में करते हैं। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन करेगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखो सौर भट्टी देखे ना, सौर भट्टी में, सौर ऊर्जा में, नाक, गले, दांत को चेक करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। हजामत के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हो गया अवतल दर्पण का उपयोग, और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण का उपयोग। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? समतल दर्पण प्रतिबिंब आ गया आपका, गोलीय दर्पण में मैंने जो चीजें बतानी चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो हाई गोलीय दर्पण में F = R/2 को साबित करना है ना, इसको साबित मैं पहले भी करा चुका हूँ। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण में F = R/2 कैसे साबित करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। देखो ये वाला पॉइंट, गोलीय दर्पण में कैसे आपको F = R/2 साबित करना है, गोलीय दर्पण में कैसे किरण आरेख बनाना है, और अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनाना है, और दर्पण सूत्र को कैसे साबित करना है, और आवर्धन क्षमता को कैसे साबित करना है। ये 5 पॉइंट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर इन वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन करता है कि अवतल दर्पण में F = R/2 साबित करे, तो कैसे साबित करना है गोलीय दर्पण में, ये मैं साबित करा चुका हूं पहले भी, लेकिन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रही है, ठीक है ना। तो इसका लिंक कि गोलीय दर्पण में F = R/2 को साबित कैसे करना है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख कैसे बनाना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाना है, दर्पण सूत्र को कैसे साबित करना है, आवर्धन क्या
होती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आप उस लिंक को देखेंगे समझ में आ जाएगी। तो आवर्धन और आवर्धन में सूत्र हमें प्राप्त करना है, तो इन पांचों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या समझ, ये हो गया इन तीनों का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जानना है यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग, तो मैंने आपको समझा दिया अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक चीज बच गई जिसका नाम है चिन्ह परिपटी। चलिए अब उसको भी जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब चिन्ह परिपटी को हम लोग जरा सा समझ लेते हैं। देखो चिन्ह परिपटी क्या होता है, कोई हार्ड चीज नहीं होता है। देखो इसमें क्या होता है, दो अक्ष होगा, ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष, देखो ना काट रही है, दोनों एक कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। अब दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, तो इसको हम लोग ध्रुव कह सकते हैं, मूल बिंदु नहीं कहेंगे, ध्रुव कहेंगे पी। अब देखो गोलीय दर्पण की जितने भी दूरियां मापना हो, प्रतिबिंब दूरी मापना हो, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, कुछ भी मापना हो, वो सब ध्रुवों का प्रयोग करते हैं। अब कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है कि गोलीय दर्पण की दूरियां किससे मापी जाती है, तो भैया ध्रुव से मापी जाती है। किससे? इसी से मापी जाती है। अब देखो ये मान लीजिए आपका दर्पण है, तो क्या होता है ना, ये आपका प्रधान अक्ष है, ये वाला जो रेखा प्रधान अक्ष है, तो प्रधान अक्ष से जब ऊपर की ओर जाएंगे, या प्रधान अक्ष, देखो ये प्रधान अक्ष, ऐसे हम खड़े हो गए, तो ये आपका कौन सा दाहिना पक्ष हो गया, ये आपका बायां पक्ष हो गया। तो पकड़ना सीखिए, जब ये आप दर्पण से ऊपर जाएंगे, दर्पण से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब यदि प्रतिबिंब आपका दर्पण से ऊपर की ओर बन रहा है, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, तो जब प्रतिबिंब आपका प्रधान अक्ष से ऊपर बनेगा, तो वहां पर जो भी होगा प्रतिबिंब होगा वो सब प्लस होगा, ठीक है ना। और वही जब नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब प्रधान अक्ष से वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो प्लस, और नीचे बनेगा तो माइनस। वही प्रधान अक्ष से जब बाई ओर प्रतिबिंब आपका बना, बाई ओर मतलब हेने, दाहिना हेने पड़ेगा, तो जब हेने प्रतिबिंब बनेगा, देखो जब हेने प्रतिबिंब बनेगा तो भी प्लस। तो मैंने दर्शाया कि जब आपका प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर बनेगा तो भी प्लस, मतलब धनात्मक। और वही आपका बाई ओर प्रतिबिंब बना, बाई ओर हेने प्रतिबिंब बना, तो भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये हो गया एक साइड का बात। अब इधर के साइड का हम लोग बात करते हैं। जैसा देखो अगर प्रतिबिंब किसी दर्पण की ओर आ रही है, मान लीजिए कि आपका ये अवतल दर्पण है, किरणें आकर यहाँ टकरा रही है, जब इधर प्रतिबिंब आपका बन रहा है, चाहे किरणें इधर आ रही है, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा धनात्मक बनेगा। तो इधर जब किरणें आएंगी, दर्पण की ओर किरणें आती है तो धनात्मक होती है, और जब वापस लौटती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है। तो आने वाली धनात्मक, जाने वाली ऋणात्मक, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ नहीं जानना है, इधर जानना है। तो जब प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो इसका मतलब वो माइनस हो जाएगा। आज जब देखो यहाँ पर समझो, ये चार कंडीशन, 5 कंडीशन है, फिर से आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या बता दिया, जब मुख्य अक्ष, ये रेखा क्या मुख्य अक्ष है, क्षैतिज तल क्या मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष से जब ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तो भी प्लस, अगर बाईं ओर प्रतिबिंब बन रही है तो भी प्लस बनेगा। लेकिन अगर इधर चले आएंगे, इधर बाईं ओर, इधर दाहिना पक्ष में इधर चले आएंगे तो माइनस बनेगा। लेकिन दर्पण की ओर कोई किरणें आ रही है, वहां प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जैसे बताया प्रधान अक्ष से ऊपर जाएंगे तो प्लस, लेकिन प्रधान अक्ष से नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। ये होते चिन्ह परिपटी, ठीक है ना। चिन्ह परिपटी का हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा कि गोलीय दर्पण की दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो मैंने पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन विस्तार से क्लियर हो गया। फिर से समझो क्या क्या चीज पर यहाँ पर प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु है क्या, प्रकाश की किरण क्या, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, और प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, उनके नियम को लिखना था। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, मैंने आपको समझा दिया। फिर समतल दर्पण में लंबवत जब किरणें पड़ती है तो वहां प्रतिबिंब कैसे बनता है, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है, मैंने आपको ये समझा दिया। फिर गोलीय दर्पण को मैंने आपको समझा दिया, 2 प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है मैंने आपको समझा दिया। आज देखो F = R/2 साबित करने के लिए मैंने लिंक दे दिया, 5 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जाकर देख लीजिएगा। गोलीय दर्पण में F = R/2 को साबित करना हो, फिर गोलीय दर्पण में किरणारेख बनाना हो, चाहे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना हो, या दर्पण सूत्र को साबित करना हो, चाहे अर्धन सूत्र को साबित करना हो, इन 5 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया अवतल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, फिर वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। चिन्ह परिपटी अभी मैंने आपको समझा दिया। इस तरह से आपका पहला चैप्टर पूरी विस्तार से, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो गई। तो इसलिए बाबू इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। क्योंकि देखो मैं भी मेहनत करता हूँ तो प्रॉफिट के लिए करता हूँ, नहीं मिलेगा तो यार मैं भी छोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग आग की तरफ फैलाने का काम करें।